हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। सो वेलकम टू बूजो वेयर बायोलॉजी बिकम्स इजी। आज हमें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट 2 करना है। कल हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में उसका इंट्रोडक्शन देखा। व्हाट इज़ एलिमेंट्री कनाल, व्हाट इज़ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, like what are the parts that are present in our digestive system, what are the organs, what are the glands, this all we have discussed. चलो 5 मिनट में थोड़ा सा रिकैप करते हैं लास्ट कल के लेक्चर को, फिर कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर को। आई होप आज ये पूरा का पूरा आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। सो हाँ जी, ओके। सो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में अगर हम बात करते हैं तो कल मैंने आपको क्या क्या बताया था, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि डिफ्यूजन इनसफिशिएंट क्यों होता है, क्योंकि सारे के सारे सेल्स कांटेक्ट में नहीं होते, कॉम्प्लेक्स बॉडी है ये सब। नेक्स्ट हमने देखा था कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में क्या क्या होता है, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं, उसमें एक एलिमेंट्री कैनाल होता है, मतलब लॉन्ग रनिंग ट्यूब फ्रॉम माउथ टू एनस इज एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने देखा था, डाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वंस या फिर इनसॉल्युबल इनटू सॉल्युबल पार्टिकल्स। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है, तो इसमें माउथ आता है, वोकल कैविटी आता है, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। आफ्टर दिस हमने देखा था कि कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हेल्प करते हैं डाइजेस्ट करने में फूड को, तो कुछ ग्लैंड्स होते हैं, वो ग्लैंड्स हैं सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पेनक्रियाज, एंड ये सारी ग्लैंड्स कैसी हैं, एक्सोक्राइन हैं। कल हमने ये भी देखा था। आफ्टर दिस हम लोगों ने ये देखा था कि डिफ्यूजन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। नेक्स्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम, फिर ये हम लोगों ने कुछ डायग्राम देखा कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं। देखो, माउथ होता है, बक्कल कैविटी होता है, ईसोफेगस होता है, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ओके, नेक्स्ट इज एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन से हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर इज द फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड एंड पेनक्रियाज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, टीथ, टंग, इन सबका भी फंक्शन हम लोगों ने देखा था। आफ्टर दिस वी सॉ दिस डायग्राम ऑल्सो, सलाइवरी ग्लैंड्स, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, ये लोकेशन है पूरा, आप लोग प्रैक्टिस करें। ऑल्दो डायग्राम की प्रैक्टिस हम लोग ज़रूर करेंगे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ब्रेकडाउन पढ़ने वाले हैं फूड का, वो यानी कि कंप्लीट डाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है बोर्ड के टॉपिक के लिए, मतलब बोर्ड में जो एग्ज़ाम क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है बोर्ड के पर्पज़ से। ठीक है, ये मैंने आपको पूछा था कल कि 32 टीथ किस किस के हैं, प्लीज़ आप लोगों ने काउंट करे या नहीं करे हैं तो आज कर लेना, फिर मेरे को बताना। नेक्स्ट टंग के बारे में हम लोगों ने देखा था, सलाइवरी अमाइलेज। रिकैप ऐसा इसलिए करा रही हूँ ताकि तुम्हें इमेज देख के याद आना चाहिए कि हाँ मैम ने ये सारी चीज़ें कराई थी, राइट। आफ्टर दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस। हमने देखा था स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। अब कल जो मैंने क्लास छोड़ी थी, मतलब कल जहाँ जिस पॉइंट पर मैंने लीव किया था वो था आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर, राइट। तो मैंने पाइलोरिक स्फिंक्टर के बारे में आपसे बात करी थी। तो होता क्या है, हम लोगों ने कल बर्निंग सेंसेशन के बारे में बात करा, एसिडिटी के बारे में बात करा। अभी पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या होता है ना, तो द पार्शियली डाइजेस्टेड क्रीमी फूड, दैट इज द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मतलब काइम, with the help of pyloric sphincter muscle is released from the stomach to small intestine। मतलब ये एक तरीके से मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ पाइलोरिक स्फिंक्टर के बारे में, एक सेकेंड, हाँ जी, अगर हम बात करते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर की, पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर मतलब एक तरीके से ये हो गया कि वो क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है किसी चीज़ को नीचे जाने में। तो जो स्टमक में फूड आता है और स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो उसको इसको क्रॉस करना पड़ता है। ये स्फिंक्टर जो है ये परमिट करता है या फिर ये अलाउ करता है किसको, फूड के पैसेज को, कहाँ से, स्टमक टू
स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटा ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया है एंड मैं फिर से आप लोगों को बता दे रही हूँ कि स्फिंक्टर वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में देयर आर 2 स्फिंक्टर्स। इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम देयर आर 2 स्फिंक्टर्स। फर्स्ट इज पाइलोरिक स्फिंक्टर जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में है, एंड द लास्ट वन इज एनल स्फिंक्टर जिसके बारे में मैं आपसे लास्ट में बात करूंगी। बट हाँ, आपको दोनों के नाम याद रखने हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर एंड एनल स्फिंक्टर। ठीक है, ये लास्ट में प्रेजेंट होगा। ये कहाँ प्रेजेंट है? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके ओके, नेक्स्ट फाइन। तो अभी अगर बात करते हैं हम लोग, एक सेकेंड लेट मी चेक वंस। ओके फाइन, हाँ तो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम लोगों ने कल देखा था। सबसे पहले ये क्या है? लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज 6.5 मीटर्स लॉन्ग। तो अगर कोई लॉन्गेस्ट पार्ट पूछे एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डायामीटर इज 2.5 सेंटीमीटर इन। मतलब क्या है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं? जब ये इतनी लंबी है तो इसको स्मॉल क्यों बोला जाता है? तो ये स्मॉल और लार्ज जो है वो डायामीटर के बेसिस पे रखा गया है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम होता है और लेंथ ज़्यादा होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि डायमीटर के बेसिस पे रखा गया है, विच इज़ फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस ड्यू टू एक्सटेंसिव कॉइलिंग, यानी कि स्पेस बहुत कम है और ऐसे कॉइलिंग, राउंड राउंड मैंने बताया था कल, गुड़ू मुड़ू होता है, ऐसा गुड़ू मुड़ू होता है। यहीं पर यही ऐसी जगह है जहाँ पे इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। मतलब ये जगह पर क्या होता है? पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाना है, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में ब्रेक हो जाएंगे, फैट्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द पार्ट अटैच्ड टू द स्टमक इज नोन एज ड्यूडेनम। देखो आपको ये याद रखना नहीं है ना, पर ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम ये कुछ पार्ट्स होते हैं। इसमें जेजुनम भी होता है, उसके बारे में बात नहीं करी है, बट हाँ आप लोगों को इतना टेंस नहीं होना है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कभी इन केस ये सिर्फ एज अ लाइक हाँ एज अ मेमोरी आप रख सकते हैं, बट एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि इससे क्वेश्चन आए। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर द काइम इज एक्टेड अपॉन बाय जूसेस ओब्टेन फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रियास। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है उसको बोलते हैं काइम, और जो माउथ से आता है उसको बोलते हैं बोलस। बॉल बन जाती है ना, मुंह के अंदर बॉल्स बन जाती है खाने की खाते खाते, तो बोलस जो स्टमक में जाता है। द लोअर पार्ट अटैच टू द लार्ज इंटेस्टाइन इज इलियम। जो लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच है दैट इज इलियम, राइट। चलो इसको मैं एक बार आपको फिर से बताती हूँ कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या बात करी है, राइट। इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्मॉल बिकॉज ऑफ इट्स डायामीटर, यानी कि इसका डायामीटर इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ एक बेसिक सा चीज़ है जो सबको पता होना चाहिए, 6 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज 2.5 सेंटीमीटर इन डायामीटर एंड 6 मीटर्स लॉन्ग। और हाँ चलो वो बाद में बात करेंगे। फिर मैंने आपको क्या बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट डाइजेशन होता है, तो इट इज़ द साइट मतलब वो जगह जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन देखो, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, राइट। यही तीनों चीज़ें तो मेन होती हैं, इन्हीं का ही तो डाइजेशन करवाना है। अब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें फैट्स का जो सिंपलेस्ट चीज़ होता है जिसमें वो ब्रेक होता है दैट इज़ द ग्लूकोज एंड इट इज़ द सिंपल शुगर। मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, ठीक है। दूसरा सॉरी ये कार्बोहाइड्रेट्स है ना, हाँ कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपलेस्ट जो है वो ग्लूकोज है, फैट्स का फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है।
फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में टूटते हैं, जिसको हम AA भी बोलते हैं, अमाइनो एसिड्स। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। अभी मैं आपको एक सेकेंड, हाँ जी, तो होता क्या है यहाँ पे, अरे 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 फाइन, अरे स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें सीक्रीशंस आते हैं। सीक्रीशंस किस किस के आते हैं? इसमें सीक्रीशंस आते हैं लिवर के। एक सेकेंड, इसको यहाँ ना लिख करके यहाँ लिखती हूँ मैं, ठीक है। लिवर के सीक्रीशंस, तो यहाँ पे क्या निकलता है? बाइल जूस एंड बाइल पिगमेंट। ठीक है, पैनक्रियाज के सीक्रीशंस, क्या क्या है? ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, एंड द लास्ट वन इज लाइपेज। इस पूरे को क्या कहते हैं हम? पैनक्रियास का जो सीक्रीशन है, पैनक्रियास का जो सीक्रीशन है, यानी कि जो पूरा जूस निकलता है पैनक्रियास से, दैट इज पैनक्रियाटिक जूस। क्या बोलते हैं इसको हम? पैनक्रियाटिक जूस। लिवर से क्या निकलता है? बाइल जूस। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से भी एक और जूस निकलता है जिसको बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस, और सक्कस एंटेरिकस को ही बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। आपको ये याद हो जाने चाहिए, इसीलिए मैं बहुत आराम से बता रही हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। तो देखो, कुछ सीक्रीशंस हैं जो लिवर से निकल रहे हैं, कुछ पैनक्रियास से निकल रहे हैं, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन से भी निकल रहा है। ठीक है, अब बोलोगे मैम ये गॉल ब्लैडर का काम क्या था? तो गॉल ब्लैडर का काम अभी आगे बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, चलो फिर से अब एक बार मैं तुम लोगों को ज़रा दिखा दूँ। ठीक है, द इंटेस्टाइनल जूस और द सक्कस एंटेरिकस कंपोज्ड ऑफ हॉर्मोन्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड म्यूकस। अब होता क्या है, जो इंटेस्टाइनल जूस है यानी कि सक्कस एंटेरिकस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसके बने हैं? इंटेस्टाइनल जूस, सक्कस एंटेरिकस कंपोज्ड ऑफ एक्स। ये बड़ा कर दे रहा है, हाँ, या इंटेस्टाइनल जूस, सक्कस एंटेरिकस, ये हॉर्मोन्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, म्यूकस, इन सब का बना है। मतलब ये एक तरीके से पूर्ण, जिसको बोलते हैं ना सर्वगुण संपन्न, ऐसा है। इसमें एंजाइम्स भी मिलेंगे, इसमें हॉर्मोन्स भी मिलेंगे, इसमें म्यूकस भी मिलेगा। तो ये किससे सीक्रेट किए जाते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड मीन्स जो इंटेस्टाइन के अंदर सेल्स होंगे, जो सेल्स होंगे, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, उनसे ये रिलीज होता है, जो टिश्यूज होंगे मतलब। दिस जूस डाइजेस्ट द अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स इन एल्कलाइन मीडियम। ये जूस कार्बोहाइड्रेट्स को एल्कलाइन मीडियम में डाइजेस्ट करता है। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ था कि HCl क्या करता था? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता था स्टमक में, कल हमने देखा था। ठीक है, लेकिन जो अब क्योंकि देखो एसिडिक मीडियम स्टमक में है, वो उधर एडजस्ट हो जाएगा, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा का सारा डाइजेशन जो है वो एल्कलाइन मीडियम में होता है। ठीक है, एल्कलाइन मीडियम में हो रहा है, मतलब कि उसको क्या करना पड़ेगा? मतलब कुछ एल्कलाइन चीज़ डालनी पड़ेगी, है ना। अब एल्कलाइन चीज़ क्या होती है वो भी अभी मैं बताऊंगी क्या होता है। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल और एक एक चीज़ को अच्छे से सुनते रहिए बस। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द सीक्रेशंस फ्रॉम 2 एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब देखो मैंने आपको क्या बताया वहाँ पे भी लास्ट स्लाइड में कि
जो आपके सीक्रीशंस हैं वो लिवर और पैनक्रियास से आ रहे हैं एंड सक्कस एंटेरिकस इज ऑल्सो देयर, ठीक है, वो हेल्प करता है। अब देखो ध्यान से देखना, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक, जो फूड स्टमक से आया वो एसिडिक था एंड रिक्वायर्स एन एल्कलाइन मीडियम फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। सिंपल, स्टमक में एसिडिक मीडियम चाहिए और इंटेस्टाइन में कैसा मीडियम चाहिए आपको, बेसिक एल्कलाइन मीडियम चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत लॉजिक्स के साथ में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, ऐसे ही इसको हम लॉजिक्स के साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लिवर इज द बॉडीज लार्जेस्ट सॉलिड इंटरनल ऑर्गन, बहुत बड़ा ऑर्गन है, लोकेटेड इन द अपर राइट एब्डोमेन। अपर राइट एब्डोमेन, एब्डोमेन यानी कि पेट, राइट मीन्स दिस, अपर राइट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। डेट परफॉर्म ओवर 500 वाइटल फंक्शंस, मतलब क्या ऐसे क्या क्या काम है। देखो बेटा, सेल टूटता है, सेल टूटने के बाद जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो लिवर के पास जाती हैं, तो लिवर उनको फिर से फंक्शन, मतलब उनको फिर से सिंथेसाइज करता है, बनाता है, देता है, ये सारा उसका काम है। डिटॉक्सिफाइंग ब्लड, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, प्रोड्यूसिंग बाइल फॉर डाइजेशन एंड स्टोरिंग एनर्जी। तो इतने सारा काम करता है, इसीलिए तो इसको लार्जेस्ट ग्लैंड बोला गया है। कैसा बोला गया है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है पर इट इज ऑल्सो अ ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड भी है, तो लार्जेस्ट ये फर्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, एक ग्रीनिश येलो एल्कलाइन बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट इज लिवर। तो ये क्या निकालता है, मैंने भी आपको बताया, बाइल जूस निकालेगा और बाइल पिगमेंट निकालेगा। एक ग्रीनिश येलो alkaline bile juice is secreted by largest exocrine gland, that is liver. Bile juice produced by the liver is stored in gallbladder. So bile performs two important functions. The salts present in it help in making the medium alkaline, यानी कि इसमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट्स, जो मीडियम को एल्कलाइन बनाते हैं। एंड जो जूस है दैट इज ऑलरेडी वर्किंग, लाइक वो पहले से ही उसको क्या कर रहा है, याद रखना, बाइल जूस का कोई डाइजेशन नहीं था, अभी बताऊंगी मैं। द सॉल्ट्स ब्रेक द लिपिड्स, द सॉल्ट्स ब्रेक्स द लिपिड्स और फैट्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स दैट बिकम्स इजी टू डाइजेस्ट। इतना छोटा छोटा तोड़ देता है सॉल्ट कि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। क्लियर है या नहीं? तो बाइल जूस इज प्रोवाइडिंग एल्कलाइन मीडियम, बाइल जूस इज प्रोवाइडिंग एल्कलाइन मीडियम। Pancreas secretes pancreatic juice which contains some enzymes. Pancreatic juice consisting amylase, lipase, trypsin, ठीक है। ये भी लार्ज ग्लैंड है, देखो इसको बोला लार्जेस्ट, इसको बोला लार्ज, यानी कि ये फर्स्ट लार्जेस्ट, ये सेकेंड लार्जेस्ट। क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट। दैट लाइज पैरेलल टू एंड बीनीथ द स्टमक, स्टमक के पीछे पैरेलली, ठीक है। इसको शो ऐसे करते हैं पर पैरेलली चलता है ये। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स ट्रिप्सिन हेल्प इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स, ठीक है। लाइपेज, ट्रिप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को तोड़ना। लाइपेज ब्रेक्स डाउन और इमल्सिफाइज द फैट्स एंड अमाइलेज ब्रेक्स डाउन द स्टार्च। क्लियर है या नहीं? बहुत ईजी है, बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है। इसके बाद द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल जूस, दैट इज द सक्कस एंटेरिकस, फाइनली कन्वर्ट्स द प्रोटीन्स टू अमाइनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स। Thus, in the small intestine, complete digestion takes place. The undigested food is pushed to the large intestine. मैम ये इतनी सारी रामायण क्या सुना दी आपने? चलो मैम फिर से बताएंगी आपको, मज़ा आता है ना रामायण सुनने में। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लिवर की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा वही है तो उसको दर्जा भी पहले ही देना चाहिए। लार्जेस्ट ग्लैंड या ऑर्गन, लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर, क्या निकाल रहा है? बाइल जूस। क्या निकाल रहा है? बाइल जूस। बाइल जूस कैसा मीडियम देता है?
एल्कलाइन। कैसा मीडियम देता है? एल्कलाइन मीडियम। कैसा मीडियम प्रोवाइड करता है? एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, क्योंकि स्टमक में कैसा था? एसिडिक। बाइल जूस के अंदर क्या होते हैं? कुछ बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कुछ बाइल सॉल्ट्स होते हैं। बाइल सॉल्ट्स का काम क्या था? ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, है ना, हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। पीछे वाली स्लाइड में दिख रहा था आपको सब कुछ? एक सेकेंड, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना? दिख रहा है, चलो। हाँ, कहाँ थे हम? ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, बहुत शॉर्ट में। बाइल जूस कैसे मीडियम प्रोवाइड कर रहा है? एल्कलाइन बाइल सॉल्ट्स। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, बाइल जूस does not participate in digestion, does not participate in digestion। ठीक है, इन डाइजेशन। बाइल जूस पार्टिसिपेट ही नहीं करते डाइजेशन में, बाइल जूस पार्टिसिपेट ही नहीं करते। उनका एकमात्र काम है emulsification of fat, that is the breakdown of fat। ये देखो, अभी भी एक लाइन पढ़ाई थी मैंने आपको कि the salts break the lipids or fats present in the food into small globules। ठीक है, ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये लिपिड्स और फैट को ब्रेक करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ से हटाना है। ओप्स, ये तो पूरा ही हट रहा है। फाइन फाइन, मैं इस पर वो कर देती हूँ ब्लैक। गलती से कार्बोहाइड्रेट लिख दिया मैंने, तुम लोगों ने याद भी नहीं दिलाया मुझे को। इरेजर से भी करते हैं ना तो ये पूरा उड़ा देगा, इसको देखना। नहीं उड़ाया, चलो बढ़िया है। ठीक है, helps in the breakdown of fat। emulsification of fat में काम करता है, यानी कि छोटे छोटे फैट को फैट ग्लोब्यूल्स में, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, जिससे कि इजीली डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, ये रहा तुम्हारा लिवर। अब दूसरा बात करते हैं हम पैनक्रियाज। बहुत ज़रूरी है वही सुनना। सेकंड लार्जेस्ट, आज मैम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रही है क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसलिए, है ना। जब मेरे को दिखता है कि जल्दी पढ़ा दो तो भी मैं जल्दी, मतलब ठीक है जल्दी जल्दी कर दो, बट ठीक है। इससे क्या निकलता है? पैनक्रियाटिक जूस। क्या निकलता है? पैनक्रियाटिक जूस। एंड पैनक्रियाटिक जूस में आपके, मैंने अभी भी बताया आपको, ट्रिप्सिन, लाइपेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, ट्रिप्सिन, लाइपेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, ट्रिप्सिन का काम क्या है? ट्रिप्सिन कुछ सुना सुना लग रहा है? ट्रिप्सिन कुछ ऐसा सुना सुना लग रहा है आपको कि पैप्सिन जैसा? हाँ, पैप्सिन जैसा, पैप्सिन जैसा लग रहा है ट्रिप्सिन। देखो देखो ये क्या कर रहा है, ट्रिप्सिन आपको पैप्सिन जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना। बस पैप्सिन ने क्या करा था? प्रोटीन्स को तोड़ा था, ऐसे ही ट्रिप्सिन भी प्रोटीन्स को तोड़ने वाला है। तो प्रोटीन्स, शर्मा आ रहा है, प्रोटीन छुप गया, पूरा छुप गया। ये ट्रिप्सिन है यहाँ पे, प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। लाइपेज, फैट्स, लिपिड, फैट, लिपिड, फैटी एसिड,
या स्मॉल ग्लोब्यूल्स बोल दो, स्मॉल ग्लोब्यूल्स बोलोगे तो भी वही बात है ना, प्लस ग्लिसरॉल। एमाइलेज, एमाइलेज वर्ड किसके लिए आता था, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो पैनकेटिक एमाइलेज यानी कि स्टार्च से यहाँ पे सिंपल शुगर डेट इज ग्लूकोज। और भी अगर थोड़ा बहुत डाइजेशन जो भी बच रहा है वो हमारे कौन करते हैं, सक्कस एंटेरिकस। यानी कि सक्कस एंटेरिकस का तो यानी कि इंटेस्टाइनल जूस का तो लास्ट में एक इतना काम है, सक्कस एंटेरिकस। ये भाई साहब आ गए, इन्होंने सबका काम कार्बोहाइड्रेट्स को फाइनली यानी कि स्टार्च को फाइनली कर दिया। ग्लूकोज में, प्रोटीन्स को फाइनली कर दिया अमाइनो एसिड्स में, और लास्ट में क्या बचा, फैट्स। फैट्स को फाइनली कर दिया फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, प्लस ग्लिसरॉल। आई होप कि ये यहाँ तक बहुत, देखो होता है बच्चों को याद नहीं हो पाता है, बट हाँ आई होप कि आप लोगों को याद हो रहा होगा। थोड़ा सा मैं खुद को शिफ्ट कर देती हूँ, दिख रही हूँ मैं, यहाँ कर देती हूँ, चलो, है ना, दिख गया आपको, चलो लेट्स गो। नाउ अभी तक हमने देखा क्या, इंजेशन, डाइजेशन। डाइजेशन अब नाउ कंप्लीटेड। नाउ वी विल सी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है ना। चलो आज क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। The process in which the digested food passes through the intestinal wall into the bloodstream। सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एब्जॉर्प्शन का मतलब है एब्जॉर्ब करना। अब देखो खाना टूट गया, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में तो सिर्फ रहने वाला नहीं है, उसको सब जगह जाना है। जब सब जगह जाना है तो इसको ले जाने वाला कौन है, ब्लड। तो इसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, ब्लड एब्जॉर्ब करेगा। किसकी हेल्प से करेगा, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी हेल्प से करेगा। So the process in which the digested food passes from through the intestinal wall into the bloodstream is called absorption। अब ऐसा क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में कि ये एब्जॉर्प्शन कर लेता है। So the inner lining of the small intestine has numerous finger-like projections called villi। विलाय इज अ, याद रखना बायोलॉजी में जहाँ पे लास्ट में आई आता है, मोस्टली जो वैसे टर्म्स होते हैं जैसे न्यूक्लियाई, विलाय, तो इसमें आई लास्ट में लगता है, मतलब ये प्लूरल है, और जिसका सिंगुलर है डेट इज विलस, न्यूक्लियस, ठीक है। ईच विलस इज कवर्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम एंड कंटेन्स ब्लड कैपिलरीज एंड स्मॉल लिम्फ वेसल्स। मैम ये क्या है, ये सब चीज़ बताऊंगी बेटा, ठीक है। इन between the villi are glandular pits having glands which secrete digestive juice that is succus entericus। इन्हीं के बीच में glands present होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ digestive enzymes होते हैं, एंड वो digestive enzymes कहाँ जाते हैं, ल्यूमन में जाते हैं और फिर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। The large number of villi increases the surface area for absorption, for absorption। चलो अब मैम क्या करेंगी, ये डायग्राम छोटा दिख रहा है ना, दिख नहीं रहा ना, चलो एक बड़ा डायग्राम लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। पहले डायग्राम दिखाऊं तुम लोगों को। विल्लाय, विल्लस, या आप लोग को ये डायग्राम दिख रहा है सबको? वहाँ पे छोटा हो गया था थोड़ा, है ना, यहाँ देखो डायग्राम दिख रहा है सबको। चलो देखो होता क्या है इसमें, पिंक से हाईलाइट कर देती हूँ। चलो ये देख रहे हो आप, ये पूरा का पूरा ये है विलाय, ठीक है। अब विलाय के अंदर, विलाय के अंदर क्या होता है, इसके ऊपर एक एपिथेलियम होता है, मैंने बताया एक ही एपिथेलियम का होने पूरा का पूरा गंदा कर देता है, ठीक है। ये दिख रहा है, ये ब्लू रेड, यही तो ब्लड, यही तो ब्लड, इसके अंदर ही तो ब्लड आ रहा है, यही तो ब्लड वेसल्स हैं।
इसके अंदर ब्लड आ रहा है तो यहाँ से न्यूट्रिएंट जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, न्यूट्रिएंट जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पे एक गोबलेट सेल्स और होते हैं जो म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं, डेट ल्यूब्रिकेट एंड प्रोटेक्ट द एपिथेलियम, ताकि किसी और चीज़ से इनको दिक्कत ना हो। आपको देखना बस इतना ही। एक और डायग्राम दिखाती हूँ, बस थोड़ा सा रुक जाओ। मैंने अभी ये फर्स्ट वाला निकाला था ना, आई थिंक, या ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अ विलस, विलस यानी कि स्मॉल वो विलाय। इधर देखो, विलाय इन द स्मॉल इंटेस्टाइन अगर मैं बात करती हूँ तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, क्या हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ये देखो, दिख रहे हैं आपको? ये सारे विलाय हैं, ये सारे विलाय हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा विलाय है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। इनके सराउंडिंग में ऐसे कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं, कुछ लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। इजी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे हम। थोड़ा गंदा सा बन गया ना, चलो एक ही बना लेते हैं, बहुत है। इसको ऐसे देखो, एक ही को देखो बस, ठीक है। ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस ब्लड में जाएंगे, ठीक है, ठीक है। जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो यहाँ जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, फाइन। विलाय का काम क्या है? विलाय का काम क्या है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। याद रखना, जब भी, थोड़ा सा डिले हो गया, सॉरी, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। जब भी आप मतलब क्या करोगे, जब भी आपको ऐसे कोई भी चीज़ मुड़ी हुई नजर आए ना, जब भी कोई चीज़ ऐसे फोल्डेड नजर आए, ये सिर्फ विलाय के साथ नहीं, जब भी ऐसे कोई फोल्डेड चीज़ नजर आए, इसका मतलब वो हुआ ही इसलिए ताकि एरिया बढ़ जाए, और जब एरिया बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा वो इधर जाएगा ब्लड स्ट्रीम्स में। ये जैसे ये क्या है आपका, मान लो ये ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है। यहाँ ब्लड स्ट्रीम में ये न्यूट्रिएंट्स जो है यहाँ से चले जाएंगे। दीज आर न्यूट्रिएंट्स, दीज आर न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? चलो गुड। इधर ये रहा, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि ये सारा इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ बस वही पढ़ना है आपको, ठीक है। जो मैंने हाईलाइट करा है बस वही पढ़ना है। नेक्स्ट, हाँ, अब बात करते हैं हम, लास्ट में सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन वाला रह गया पार्ट, ठीक है। तो विलाय क्या करते हैं, अभी हमने देखा विलाय इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब finger like projections or increases the surface area for absorption of the food. The digested food is absorbed through the wall of the small intestine with the help of villi. This absorbed food from villi enters the blood. I hope कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना। बस लास्ट स्टेज पर हैं हम लोग, प्लीज बी पेशेंट, पेशेंस। नेक्स्ट ये एसिमिलेशन, the process in which the body, in which the absorbed food is taken in by body cells and used for energy। मतलब जो भी मैंने बताया ना, एब्जॉर्प्शन के बाद में
फिर क्या था, याद करो, एब्जॉर्प्शन के बाद में उसको यूज़ भी तो करना है, किसके लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, इसी को बोलते हैं हम एसिमिलेशन। यानी कि जितना भी फूड एब्जॉर्ब हुआ है उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। Villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body. The blood containing digested and dissolved nutrients in the form of proteins, fats and carbohydrates. ठीक है, जितने भी इनके स्मॉल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब के सब ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर उसका यूज करते हैं, विच आर यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज, रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। एसिमिलेशन क्लियर हुआ? एसिमिलेशन का सिंपल मतलब है जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड है उससे एनर्जी गेन करना, ग्रोथ में हेल्प करना, रिपेयर में हेल्प करना, डेट मीन्स कि पूरी तरह से उसको यूज करना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इजेशन। इजेशन और एक्सक्रीशन दो डिफरेंट टर्म्स होते हैं, मतलब इजेशन और एक्सक्रीशन दो डिफरेंट टर्म है। तो इसमें होता क्या है, मतलब बार बार स्लाइड लेनी पड़ जाती है, गुस्सा आ रहा है। गुस्सा मतलब ऐसे कि बार बार एक एक लाइन के लिए, फिर गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेना है तो लेना है। ये देखो, ये अपने ही धुन में मस्त है भाई, इसको नहीं है मतलब। इजेशन और एक्सक्रीशन दो अलग अलग टर्म है, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ इनको, ठीक है। इजेशन मतलब रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, रिमूवल ऑफ undigested food, and excretion मतलब removal of toxic waste products। अब होता क्या है कि देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम खत्म हो गया, अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अनडाइजेस्टेड फूड आने के बाद हो सकता है इसमें कुछ वाटर हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बच रहे हो, कुछ सॉल्ट्स बच रहे हो, तो वाटर, स्पेशली वाटर का, वाटर एंड सॉल्ट्स का यहाँ पे क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन, ताकि भाई कोई भी, हमारा शरीर ये चाहता है कि कुछ भी एक्स्ट्रा ना निकले हमारी बॉडी से, सबको हम वापस समेट ले, जो निकले बस बेकार चीज़ निकले। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा ना, वो अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है रेक्टम में, एंड रेक्टम में जब स्टोर हो जाता है, रेक्टम इसको क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, और रेक्टम से फिर ये एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। ये है पूरा प्रोसेस जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं, एंड दिस इज द लास्ट प्रोसेस, ठीक है, ओके। बहुत स्लो जा रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। So the process in which the undigested food is removed from the body is called egestion or defecation. Fecal matter, fecus है ना, तो fecal matter means D means removal, तो defecation fecal matter का removal. In an average adult the large intestine is about 1.5 meter long, ठीक है, इसका diameter बड़ा होता है। इसमें क्या होता है, सीकम, अपेंडिक्स, कॉलन, एनल कैनाल एंड रेक्टम। तुमको इतना सारा याद नहीं करना, इसमें सिर्फ आपको जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रेक्टम, एनस, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड फूड आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन मूव्स टू लार्ज इंटेस्टाइन। अ लार्ज नंबर ऑफ विलाई प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन रिकवर्स द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लीविंग बिहाइंड द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड। देखो, वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब सॉल्टी होते हैं, जैसे NaCl वगैरह, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह ही एक्ट करते हैं। तो इनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ विलाई। यहाँ पे भी विलाई होते हैं। अब बचता क्या है, अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड बचता है। दिस विलाई एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड द अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज कॉल्ड फीसेस। क्या बोलते हैं, फीसेस। इट इज स्टोर्ड इन द रेक्टम। द फर्मेंटेशन ऑफ सम ऑफ द indigestible food by bacteria also occurs here। मतलब क्या है कि यहाँ पे स्टोर हो जाता है। अब फर्मेंटेशन का मतलब है कि और छोटे छोटे इसको सिंपल चीज़ में एकदम तोड़ देना बिल्कुल, ठीक है। सर्टेन बैक्टीरिया में एक्ट अपॉन अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज एंड फ्रॉम विटामिन B and K विच आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द रेक्टम। फ्रॉम रेक्टम द फीसेस आर इजेस्टेड। ये याद नहीं करना आप लोगों को, ठीक है, बिल्कुल भी याद मत करना, इसको कैंसिल, बस इतना याद रखना है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर।
मैंने आपको बताया था स्फिंक्टर्स कंट्रोल करते हैं, स्फिंक्टर्स कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अभी हमने एक स्फिंक्टर पढ़ा था पाइलोरिक स्फिंक्टर, अभी हम एक स्फिंक्टर पढ़ रहे हैं एनल स्फिंक्टर, यहाँ लिख लेते हैं। एनल स्फिंक्टर कंट्रोल करते हैं, जैसे याद है ना आपको, अब याद है क्या आपको पता है ना, जब आपको पॉटी, आप अपनी पॉटी को कंट्रोल कर सकते हो, पॉटी, अब मैं ऐसा टर्म यूज़ कर रही हूँ जस्ट बिकॉज, ठीक है आप लोग सब नोन है पॉटी से, ठीक है। स्टूल बोलूँगी तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। स्टूल मीन्स पॉटी, स्टूल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूल क्या है कि आप एक लिमिट तक उसको कंट्रोल करके रख सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद नहीं कर सकते, क्योंकि एनल स्फिंक्टर का रेगुलेशन भी एक लिमिट तक होता है, फिर वो उसको रेगुलेट करने में हेल्प नहीं कर पाता है। दैट इज़ द थिंग, ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। अब चलो आगे इसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो मैम लेकर आएंगे आपके लिए एक छोटा सा रिकैप करने के लिए। फाइन, तो देखो हमने बात किया था कि डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, ब्रेक्स डाउन फूड बाय च्यूइंग एंड मिक्सिंग विद सलाइवा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होते हैं मैं वो लिखती जाऊंगी। एमाइलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेलिंग भी देख लेना। नेक्स्ट, ईसोफेगस, ईसोफेगस ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट, डाइजेस्ट फूड विद एसिड्स एंड एंजाइम्स। तो यहाँ पे क्या क्या तीन चीजें पढ़ी थी हमने? HCl पढ़ा था, म्यूकस एंड पेप्सिन। लिवर हेल्प्स, लिवर प्रोड्यूसेस बाइल टू हेल्प डाइजेस्ट फैट्स, यानी कि यहाँ पे बाइल जूस और बाइल पिगमेंट्स होते हैं। पैनक्रियाज रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, और क्या था? एक और था लाइपेज, एक और है लाइपेज, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या होता है? एक विलस, एक तो मतलब विलाई की बात कर रहे हैं, विलस, विलाय, और सक्कस एंटेरिकस दैट इज इंटेस्टाइनल जूस। और हाँ, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन। नेक्स्ट, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड फॉर्म्स सॉलिड वेस्ट। ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है और सॉलिड वेस्ट बनाता है। वाटर एंड आपका वो भी हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, दोनों। रेक्टम स्टोर करता है एक्सपेल्स फीसेस। यहाँ पे क्या है? इसके बाद एनस होता है, एनस के पास क्या होते हैं? एनल स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक और स्फिंक्टर होता है, उसको बोलते हैं हम क्या? पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्लियर है? चलो ये आ गया। यहाँ पे ये आपको पूरा का पूरा लिस्ट दिया हुआ है। जैसे टाइलिन है, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है। कहाँ होता है? बक्कल कैविटी में होता है। इसका सलाइवा, सलाइवा इसमें से मतलब ये सलाइवा के अंदर होता है। कार्बोहाइड्रेट्स पैक्ट करता है और किस में कन्वर्ट कर देता है? डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज। माल्टोज इज लाइक आप ये बोल सकते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक तरीके से मैं बोलूँ डाइसैकेराइड्स। आपको इतना याद नहीं रखना, बस स्टार्च में भी बोल सकते हो, माल्टोज में भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, पेप्सिन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से निकलता है, स्टमक के अंदर होता है। गैस्ट्रिक जूस प्रोटीन्स पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। फिर नेक्स्ट, गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही लाइपेज निकलते हैं स्टमक के अंदर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर लिपिड्स फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स में कन्वर्ट करते हैं। बाइल, लिवर, ड्यूडेनम बाइल जूस से निकलता है, फैट्स इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। दूसरा पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के अंदर हमें तीन मिलते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और एक और था लाइपेज, इसको यहाँ पे पेप्टाइडेज का नाम दे दिया है, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टेज, सुक्रेज, ये इंटेस्टाइनल जूसेस के अंदर होते हैं जो लैक्टोज और सुक्रोज पर काम करते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप लोग अगर करना चाहें तो। नेक्स्ट, द लास्ट टर्म इज, फिर इसके बाद एक एक्टिविटी और बचेगी और ये आपका फिर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, राइट? फाइन, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की क्लास हो पाएगी, बस ज़्यादा नहीं हो पाएगी। फाइन, चलो। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सबसे पहले मैं इस ये टीथ दिखा देती हूँ। सबसे ऊपर जो ये कवरिंग होती है वाइट वाइट वाली, एनेमल, इसको क्या बोलते हैं? एनेमल, एनेमल होता है। इसके अंदर एक और मतलब कवरिंग, मतलब इसके अंदर एक और बोल सकते हैं क्या, एनेमल के अंदर एक और लेयर होती है, डेट इज डेंटाइन। फिर इसके अंदर बहुत सारा पल्प, गूदा,
मास पल्प कैविटी। ठीक है, तो होता क्या है, याद रखना कि हार्डेस्ट, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी, हार्डेस्ट। चलो एक बार इसको लेके चलते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो होता क्या है, आपको वही याद करना है जो मैं बताऊंगी। इन अ ह्यूमन टूथ द कवरिंग इज कॉल्ड एनेमल। ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि एनेमल क्या होता है। इट इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। अगर क्वेश्चन भी आता है छोटे बच्चों की क्लास में 6th 5th में पूछा जाता है कि हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी इज एनेमल। एनेमल के नीचे क्या है, डेंटाइन है। इनसाइड द डेंटाइन इज द पल्प कैविटी। ठीक है, पल्प कैविटी में क्या होंगे, बहुत सारे नर्व्स होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे ना, दांतों में झंझनाहट। तो झंझनाहट जो है वो पानी ठंडा किससे टकराया है, पल्प कैविटी के नर्व्स से और ब्लड वेसल से टकराया है, तब जाके झंझनाहट हुई है। टूथ डिके, डिके मतलब सड़ना, और डेंटल कैरीज द ब्रेक डाउन ऑफ टीथ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज और होल्स इन द एनिमल एंड डेंटाइन ऑफ अ टूथ। इन्हीं के अंदर दिक्कत हो जाती है, इसीलिए कैविटी बन जाती है। तो होता क्या है, ये जनरली देखो, आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ क्या है, उसको कौन सड़ा सकता है, सबसे ज़्यादा एसिड सड़ा सकता है। ठीक है, तो अगर हमने डाइजेशन के बारे में बात करी थी, तो फूड का डाइजेशन के लिए HCl एसिड निकल रहा था। अगर गलती से फूड फंसा रह जाए खाने में तो वहीं पे एसिड का रिलीज होगा, और वहीं पे एसिड अपना बैक्टीरिया काम करता जाएगा और उसको खोखला करता जाएगा। दिस इज द मेन रीजन। इसीलिए बोलते हैं शुगरी फूड को कम खाया करो, पानी पिया करो खाना खाने के बाद, यही रीजन है। सो इट अकर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर। ठीक है, यानी कि आपके दांतों में एक बैक्टीरिया ऐसा काम करने लग जाता है जो एसिड बनाता है। When we eat sugary food, the bacteria in our mouth produces acids. These acids first dissolve the calcium salt. पहले calcium salt को dissolve करेगा from the animal and then attack the dentine. It is the second layer of the tooth. As a result, small cavities or holes are formed in the dentine of a tooth over a period of time. The acids produced by bacteria irritate the nerve endings यार, एंड इसी से बोलते हैं टूथ एक, दर्द होता है ना दांतों में, इसी की वजह से होता है। If the cavities caused by dental decay are not cleaned or and filled by dentist, जैसे देखो मेरे को भी हो गई थी, और मेरे को इसी वजह से हुई थी क्योंकि मैंने एक बहुत गलत चीज़ सुन ली थी कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीते, तो आधा घंटे तक पानी नहीं पीते। मैंने 15 दिन तक ये फॉलो किया। 15 दिन के बाद देखा मेरे अंदर जो विजडम टीथ है उनमें कैविटी हो गई। अब हुआ क्या कि कैविटी तो हो गई, लेकिन उसका पीछे का रीज़न मुझे पता नहीं चल पाया, क्योंकि मैं तो बहुत मतलब इतना ज़्यादा कुछ खाती भी नहीं हूँ, ऐसे कुछ करती भी नहीं। तब मेरा दिमाग में काम किया, अरे पानी तो पीना था। तो देखो आधा घंटे बाद पानी पीना इट्स ऑल राइट, ठीक है वो, लेकिन खाना खाने के बाद यू हैव टू रिंस योर माउथ। ये चीज़ मुझे किसी ने बताया नहीं, और मैंने भी अपनी दिमाग यूज़ करा नहीं। ये छोटी थी मैं तब की बात है, ठीक है। तो अब मैंने भी दिमाग यूज़ करा नहीं। तो अब डेंटिस्ट के पास जब गई तो पहले उसने उसको क्लीन किया, और क्लीन करने के बाद उसमें कर दी सिल्वर फिलिंग, ठीक है। तो तब तक ये चलेगा, फिर इसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चेंज कराना होता है, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, अभी मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ रही है बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, इसीलिए क्लीन करवाएं और उसको फिल करा लें, है ना, बार बार फिल कराने की जरूरत नहीं है। द बैक्टीरिया गेट्स इनटू द पल्प कैविटी ऑफ द टूथ कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन लीडिंग टू सीवियर पेन। इसी से फिर दर्द होता है, इसी से इन्फ्लेमेशन होता है, सूज जाता है, ये हो जाता है, वो है। इससे बढ़िया है डॉक्टर को दिखा लो। डेंटल प्लाक, पीला पीला जब परत जम जाती है ना, उसी को प्लाक बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स कॉल्ड डेंटल प्लाक। यही फूड पार्टिकल्स की येलो लेयर, जो स्टिकी लेयर जम जाती है, इसी को डेंटल प्लाक कहते हैं। सिंस प्लाक कवर्स द टीथ फॉर्मिंग अ लेयर ओवर देम, द एल्कलाइन सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड। अब भाई जब लेयर बन जाएगी तो एसिड तो अंदर से ऑलरेडी है, अब कोई एल्कलाइन मीडियम जाना चाहेगा उस तक पहुंचने के लिए वो जा नहीं पाएगा। अब बस यहीं पे हो गया काम खत्म, हैंस टूथ डिके, ठीक है। तो ब्रशिंग द टीथ रेगुलरली, तो इससे जब ब्रश करते हो ना तो ये प्लाक हट जाता है। प्लाक हट जाता है तो जो एल्कलाइन चीज़ें हैं वो उस तक जा पाती हैं। रिमूव्स द प्लाक बिफोर बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स, दिस विल ऑल्सो प्रिवेंट डेंटल कैरीज और टूथ डिके। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका मैं न्यूट्रिशन का पूरा एक रिवीजन भी करवाऊंगी, लेकिन बाद में, अभी क्योंकि हमें टॉपिक्स कवर करने हैं तो टॉपिक्स कवर करते हुए हम चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक एक्टिविटी है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। सलाइवा का क्या इफेक्ट पड़ता है स्टार्च पे।
तो आपको इस एक्टिविटी के लिए 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए, बॉइल्ड राइस चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, आयोडीन सोल्यूशन चाहिए। बहुत ईजी है यार, स्टार्च का टेस्ट हमने बचपन में करा हुआ है, आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं, ब्लू ब्लैक कलर दे दिया, हाँ ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है ए और बी, ठीक है। उसमें थोड़ा सा क्या लेना है, पानी लेना है दोनों में। एक में टीस्पून क्या फुल क्या डालना है, बॉइल्ड राइस डालने हैं, दूसरे में बॉइल्ड राइस डालना है एंड 1 ml ऑफ सलाइवा डालना है, बस यहीं पे खेल हो जाएगा। कीप दिस मिक्सचर फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए रखोगे। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन टू बोथ द टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी। जो ए वाली थी उसमें तो ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें कोई सलाइवा नहीं था, और सलाइवा नहीं था तो स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। लेकिन बी वाली जो है उसमें कोई भी कलर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें सलाइवा था और सलाइवा ने फूड को पूरा का पूरा क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया। जब डाइजेस्ट कर दिया, जब स्टार्च ही नहीं है तो ब्लू ब्लैक कलर कहाँ से आएगा। सो इन टेस्ट ट्यूब ए, बॉइल्ड राइस कंटेनिंग स्टार्च टर्न्स ब्लू ब्लैक on reacting with iodine. In test tube B, saliva breaks down the starch into sugar, so it does not change react on addition of iodine solution. Iodine solution clear है। तो देखो क्या बात करी थी हम लोगों ने, 2 टेस्ट ट्यूब ली, एक में A एक में B, इसमें बॉइल्ड राइस थे, इसमें भी बॉइल्ड राइस थे, बस इसमें हमने इसमें वाटर ऐड किया, इसमें हमने सलाइवा एंड वाटर ऐड किया। अब सलाइवा से मतलब सलाइवा क्या करेगा, सलाइवा डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, ठीक है। और जहाँ स्टार्च होगा वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आएगा, सिंपल, खत्म। चलो ये इस एक्टिविटी का डायग्राम है, इफ़ यू वांट टू ड्रॉ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे जो स्टार्च आपको दिख रहा है इसमें ब्लू कलर आ रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे स्टार्च है, यहाँ पे सलाइवा था तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, यहाँ पे सलाइवा था तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। सेम विद दिस डायग्राम, यहाँ पे स्टार्च है यानी कि यहाँ पे सलाइवा नहीं थी, यहाँ पे सलाइवा नहीं थी तो ब्लू ब्लैक कलर आ गया। अब यहाँ पे सलाइवा है यानी कि यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगा क्या, स्टार्च। क्लियर। सो होपफुली आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, यानी कि सॉरी ये टॉपिक समझ में आया होगा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एंड आप लोगों ने एक एक एंजाइम को अच्छे से देखा है, एक एक एंजाइम को घर पे जाके प्रैक्टिस करना, याद करना और इस चीज़ को बार बार रिपीट करना। ये जो मैंने चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हो कि एक ही बार में पूरा का पूरा यहाँ पे निचोड़ है, इस पूरे का एक्सट्रैक्ट दे रखा है, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेना, पढ़ लेना, नोटबुक में अच्छे से लिख लेना। बूजो की एक अलग से नोटबुक होनी चाहिए, नहीं तो आप अपने स्कूल नोटबुक्स में भी लिख सकते हो, नो इश्यूज, बट काम पूरा का पूरा होना चाहिए, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर बूजो चैनल, माइन ऑल्सो एंड योर्स ऑल्सो। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद बूजो एंड टेक केयर। ओके एवरीवन, चलो कहाँ गया, यस, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, सी यू। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लासेस जो होंगी हमारी वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड होंगी, रेस्पिरेशन वाला टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। एंड न्यूट्रिशन का जो एक छोटा सा 10-15 मिनट का जो शॉर्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, जिससे कि आप लोगों को जितने भी इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो एक छोटे से वीडियो में जल्दी से रिवाइज हो जाए। ओके एवरीवन, टेक केयर।